चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ये डिस्कस कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने प्रीवियस इस क्लास में ये बात किया था कि जो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो इम्परफेक्शन होता है वो दो तीन प्रकार के होते हैं। जो सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक समझा दिया था जिसमें केटायन और एनायन दोनों का रेशियो फिक्स होता है। ठीक उसी प्रकार से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में भी आपको बता दिया था जिसमें केटायन और एनायन का रेशियो फिक्स नहीं होता है या डिफरेंट होता है। आज पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलिए बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट या फिर अशुद्धि त्रुटि किसे कहा जाता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसी भी प्योर क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ सब्सटेंस का इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, इसे ही अशुद्धि त्रुटि कहा जाता है। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो तरीके से मिलाया जाता है। एक इम्प्योरिटी मिलाया जाता है एक आयंस के फॉर्म में और दूसरी इम्प्योरिटी मिलाया जाता है न्यूट्रल एटम के फॉर्म में। आइए क्या कह रहा हूं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में समझते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, साइड हेडिंग डालिएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में हम ये कहेंगे, दिस डिफेक्ट due to the presence of foreign atom in pure crystal lattice, in pure crystal lattice is known as impurity defect, is known as impurity defect। ये लीजिए, किसी भी शुद्ध क्रिस्टल जालक में अशुद्धि के रूप में एटम्स को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद जो नया क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है उसे ही बोला जाता है अशुद्धि त्रुटि या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। किसी भी क्रिस्टल जालक में कोई नया सब्सटेंस की मिलावट कर देने पर जो नया क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होगा उसे बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट या इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, और दूसरा होता है आपका इम्प्योरिटी इन आयन, आयंस में इम्प्योरिटी। पहला पढ़ते हैं हम लोग इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। ये लीजिए, इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम और इम्प्योरिटी इन आयन। इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की इम्प्योरिटी किस प्रकार से मिलाई जाती है इसके अंदर हम बात करेंगे। चलिए, इम्प्योरिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, इसमें क्या होता है देखिए। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनकी वैलेंसी 4 होती है, दैट मीन्स इसे ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट।
टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस पर, इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस में जब कभी भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसकी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, इनकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है इनकी 5। दैट मीन्स ये कैसा एलिमेंट है? कहेंगे कि पेंटावेलेंट एलिमेंट है। जब कभी भी इस प्रकार ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं तो हमें एक सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो हमें एक यहाँ से एक सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है, सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनकी वैलेंसी 4 है, दैट मीन्स ये टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस पे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, लाइक गैलियम, जिनकी वैलेंसी ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट या 3 होता है, जिसकी वैलेंसी, इनकी मिलावट की जाती है तो हमें एक प्रकार का सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। जब कभी भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को मिलाया जाता है तो इस प्रकार के प्राप्त सॉलिड सॉल्यूशन को ही बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी को ही क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कभी भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट के प्योर क्रिस्टल लैटिस में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट का इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो इससे जो सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होता है ये होता है आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरीके से प्राप्त होता है। दोबारा मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। मैंने ये कहा कि जो इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये किसी भी सब्सटेंस का प्योर क्रिस्टल लैटिस के अंदर एटम की इम्प्योरिटी मिलाने से या कुछ सब्सटेंस या पार्टिकल की इम्प्योरिटी मिलाने से प्राप्त होता है। यह इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रल एटम के द्वारा इम्प्योरिटी मिलाना और दूसरा होता है आयंस के द्वारा इम्प्योरिटी मिलाना। एटम्स में पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूट्रल एटम के अंदर इम्प्योरिटी को किस तरीके से मिलाया जाता है। तो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि जब कभी भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनकी वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है, दैट मीन्स टेट्रावेलेंट ग्रुप होता है, इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस पर जब कभी भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी वैलेंसी जो कि 5 होती है, पेंटावेलेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, इनकी जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो उससे प्राप्त होने वाला जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में हम ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इससे प्राप्त होने वाला जो सेमीकंडक्टर होता है उसे बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी नॉर्मल कंडक्टर की कंडक्टिविटी से बहुत ज्यादा हाई होती है। आइए, ये सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब सेपरेटली हम एक एक करके पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात समझाना जरूरी है और वो है डोपिंग। डोपिंग आखिर होता क्या है, इसके बारे में समझते, पूछे भी जाते हैं कि डोपिंग क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो समझिए डोपिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोपिंग। डोपिंग होता क्या है?
केमिस्ट्री के जुबान में हम ये कहते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसीजर है उसे ही डोपिंग कहा जाता है। किसी भी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि के लिए मिलाए जाने वाली अशुद्धि की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहा जाता है। ये डोपिंग के कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे कि आम दैनिक जिंदगी में, दैनिक जीवन में ये कहा जाता है डोपिंग के बारे में। डोपिंग करना मतलब कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन अपने बॉडी के अंदर करना जिससे बॉडी की जो रिएक्टिविटी है या फिर एबिलिटी है या पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसे ही बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग के केस में कई बार जो नेशनल इंटरनेशनल एशियाई कप्स में जो आयोजन किए जाते हैं एथलेटिक्स और जितने भी पहलवान होते हैं उनके केसेस में ये निकल के आता है कि किन्हीं ने डोपिंग लिया था तो उन्हें इस खेल से बाहर कर दिया गया। तो इस टाइप के डोपिंग का केस दैनिक जीवन में होता है, किसी ऐसा पदार्थ का सेवन जिससे बॉडी की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ये डोपिंग ही होता है। डोपिंग के बहुत सारे केसेस हैं दैनिक जीवन में। आइए हम बात करेंगे साइंस में डोपिंग क्या होता है। हम डोपिंग किसे कहते हैं? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया ही डोपिंग कहलाती है। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले तो डोपिंग, उसके बाद पढ़ेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। साइड हेडिंग डालना डोपिंग, ये लीजिए डोपिंग। डोपिंग के बारे में हम ये लिखेंगे, डोपिंग के बारे में ये कहेंगे टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी या टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, to increase the conductivity of semiconductor the procedure to mixing the impurity is known as doping, application of doping, डोपिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या है? पहला है डोपिंग का एप्लीकेशन to formation of n-type and p-type semiconductor। n-type p-type सेमीकंडक्टर के निर्माण में। दूसरा टू मेकिंग डायोड के फॉर्मेशन में किया जाता है। तीसरा टू मेकिंग पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर आप लोग फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे। क्या करता है ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर? ये आपके ऑडियो एंड रेडियो सिग्नल के इम्प्लीमेंटेशन, रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। रेडियो और ऑडियो जो सिग्नल होते हैं उनकी एम्प्लीफिकेशन का काम करता है आपका ट्रांजिस्टर। आप लोग देखे होंगे कि पहले के ज़माने में
रेडियो आया करता था, एफएम चला करता था, जिसमें ये बोला जाता कि आप 11:30 के बजे अपने रेडियो का जो कांटा है उसको 93.5 पर लेके चलिए, जिससे ये चैनल मैच होगा, फिर गाना चलने लगता था। ठीक वैसे ही ये ट्रांजिस्टर का काम करता है। एम्पलीफिकेशन आप आमतौर पे देखे होंगे, जब भी कभी आपके घर के आसपास डीजे बॉक्स ये सब चलता है तो कहा जाता है कि डीजे अचानक से बंद हो गया, एम्पली उड़ गया। एक्चुअल में जो एम्पली होता है, ये नाम पड़ा है एम्पलीफिकेशन से। एम्पली के अंदर ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर उड़ जाता है, जिसके कारण रेडियो और ऑडियो सिग्नल का वो एम्पलीफिकेशन नहीं कर पाता है, कम नहीं कर पाता है। ट्रांजिस्टर का ही काम होता है कि किसी भी साउंड के अंदर बेस कितना लाना है और ट्रेबल कितनी मिक्स करनी है ना। ये किसी के डिमांड पे तो होता नहीं है कि बेस बढ़ा दो। कहा जाता है ना, एक तो गाना में चलता है कि बेबी को बेस पसंद है, उसको पसंद होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ट्रांजिस्टर सही से नहीं होगा तब तक बेस नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे बच्चे को कितना भी बेस पसंद रहे। आइए, ये होता है डोपिंग। ये जो मैं शुरू में आपको समझा रहा था कि ये एन प्रकार का और पी प्रकार का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है जब कभी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट को मिलाया जाता है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। ये जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है, ये जो इम्प्योरिटी मिक्स करने का जो प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं डोपिंग। इसीलिए मैंने आपको डोपिंग पहले समझाया। साइड हेडिंग डालते हैं आप। सबसे पहले हम डालेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? आइए मैं आपको समझाता हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने ये कहा कि जब कभी भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस पर, चलिए मैं पहले बनाता हूं। ये है आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल लैटिस। इस तरीके से जर्मेनियम, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, ये है जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल लैटिस। मैंने ये कहा कि जब कभी भी ग्रुप नंबर 14 के प्योर क्रिस्टल लैटिस के अंदर ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसकी इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो एन प्रकार का सेमीकंडक्टर मिलता है। होता कैसे है देखिए, यहां पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा कैसे। ये लीजिए, ये तो हो गया आपका ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल लैटिस। इस प्योर क्रिस्टल लैटिस में जब कभी भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है, ये लो आर्सेनिक, इनकी इंप्योरिटी मिलाई जाती है, तो इस वक्त ये आर्सेनिक और ये जर्मेनियम आपस में रिएक्ट करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। चूंकि आर्सेनिक पेंटावेलेंट ग्रुप है तो इसके अराउंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 5। ये लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इस वक्त कर लेता है। साथ ही इस स्थिति में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर जब भी कभी हम टेट्रावेलेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट के क्रिस्टल लैटिस में पेंटावेलेंट ग्रुप की इंप्योरिटी मिलाते हैं तो पेंटावेलेंट ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। यही वो इलेक्ट्रॉन होता है जो इस प्रकार के नए क्रिस्टल लैटिस, अब इस प्रकार से जो नया क्रिस्टल लैटिस प्राप्त हुआ उसका नाम है आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर, यही है ये वो फिगर एन टाइप सेमी कंडक्टर का। ये लीजिए एन टाइप सेमी कंडक्टर यही है। और इस प्रकार के एन टाइप सेमी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन इस पेंटावेलेंट ग्रुप की बची हुई रहती है जो फ्री स्टेट में होता है। इस प्रकार के नए सेमीकंडक्टर को हल्का सा टेम्परेचर देने पर यह इलेक्ट्रॉन अपने लोअर स्टेट से, अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है।
क्या कहा मैंने, ये जो नया क्रिस्टल लैटिस प्राप्त हुआ सेमीकंडक्टर, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यही हल्के से टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या इनका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस प्रकार से ये जो होता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है। दोबारा समझाता हूं मैंने क्या बोला एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। मैंने आपको ये कहा कि जब कभी भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 4 होती है, इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस लाइक जर्मेनियम हो गया, लाइक सिलिकॉन हो गया, इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस में जब कभी भी ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की इंप्योरिटी मिलाई जाती है, तो इस समय आर्सेनिक का एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, और यही वो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कंडक्टिविटी के लिए या रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करता हूं, या मैं करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप आ जाइए टेलीग्राम चैनल पे, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। और अगर नोट्स चाहिए तो ये आपके YouTube के चैनल पर भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ठीक, ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए बात करते हैं। मैंने ये कहा आपको कि जब कभी भी टेट्रावेलेंट ग्रुप लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके प्योर क्रिस्टल लैटिस में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, ये हो गया आपका टेट्रावेलेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट का प्योर क्रिस्टल लैटिस, और जब कभी भी इसमें ग्रुप नंबर 13 लाइक एल्यूमिनियम, लाइक गैलियम, इनकी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसको कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसी को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये लीजिए एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिला दे, और ऐसे में होता क्या है, जब कभी भी एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल लैटिस में मिलाते हैं तो ये एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज ऑफ ये ट्राईवेलेंट ग्रुप होता है, और ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन जो 3 जर्मेनियम है ये आपस में मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, और इस स्थिति में यहाँ पर एक रिक्त स्थान बच जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल। और यही वो इलेक्ट्रॉन होल होता है जो इस प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में कंडक्टिविटी के लिए, चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। क्लियर हो गया होगा। ये जो क्रिस्टल है इसी को ही बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये लीजिए, यही है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या लिखेंगे, एक मैं आपको लिखवा भी देता हूं। चलिए इसको मैं आपको लिखवा देता हूं।
क्या लिखेंगे? When tetravalent group of element are mixed with pentavalent group, then obtain crystal lattice is known as n-type semiconductor. Known as n-type semiconductor. When pure crystal lattice of germanium are mixed with impurity of element trivalent element aluminum, then one electron hole are obtained. One electron hole are obtained. This electron hole are responsible factor for conductivity. ये लीजिए। ठीक उसी तरीके से आपको ये पी टाइप के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं। पेंटावेलेंट, आप इसको थोड़ा सा एडिट करना, ये मैंने एन टाइप के लिए बोल दिया था। आपको एन टाइप के लिए यही लिखना है। पी टाइप के लिए क्या करोगे, इसमें पेंटावेलेंट की जगह यहाँ पर आपको ट्राइवेलेंट लिखना है और यहाँ पर एन टाइप की जगह लिखना है पी टाइप। ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट। ठीक। देन प्योर क्रिस्टल लैटिस और when pure crystal lattice of germanium are mixed with impurity of trivalent element aluminum, then one electron hole are obtained. Clear? These electron hole are responsible factor for conductivity. Clear? ऐसे लिखना है आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर की थ्योरी। और इसके पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये बोलोगे कि when tetravalent group of element are mixed with pentavalent group then obtained crystal lattice is known as n type semiconductor। और इसके आगे लिखोगे when pure crystal lattice of germanium are mixed with impurity of, वहां पर हमने impurity मिलाया था आर्सेनिक का। ये लीजिए, ये रहा आपका आर्सेनिक। then one electron are present in free state. These free state of electron is responsible for conductivity of this type of semiconductor. Clear? ऐसे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने आपके बीच में डिस्कस किया। और इस प्रकार से ये आपका टोटल जो मैंने इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था वो खत्म होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के अंदर चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज तक आप लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये पढ़ाया जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टोटल 5 प्रकार के आपको जानकारी या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक है आपका स्टेबिलिटी, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चौथा होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें आप लोग पढ़ते हो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। वो एलिमेंट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पैरामैग्नेटिक कहलाता है, और जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं अपने ऑर्बिटल में तो उसको बोला जाता है डायामैग्नेटिक। आज हम लोग टोटल 5 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। ये टोटल 5 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या क्या, इसको देखते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूं बहुत जल्दी, बहुत आसान सी चीज है। पहला आप पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। चौथा पढ़ेंगे हम लोग एंटीफेरो, मैग्नेटिक। और पांचवा पढ़ेंगे फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कहलाता है आपका पैरामैग्नेटिक। ये लीजिए, ये आपका कोई ऑर्बिटल हो गया, और इस ऑर्बिटल में यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर कोई एक p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल इसके डिस्कशन नहीं कर रहा, नॉर्मल मैंने ऑर्बिटल बनाए हैं, ये जनरल ऑर्बिटल है। और इसमें यदि कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी, ओनली एक, अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्थिति में पा गया तो ऐसे प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। दूसरा बात करता हूं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए ये कहेंगे कि यदि कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्थिति में नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं वो आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्थिति में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ सभी इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होता है वो वन डायरेक्शनल वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। इस प्रकार का जो सब्सटेंस है वो आपका फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। एंटीफेरोमैग्नेटिक क्या होता है? देखिए, एंटीफेरोमैग्नेटिक ये क्या होता है समझिए। एंटीफेरोमैग्नेटिक में होता ये है कि इक्वल नंबर में 3, 4 इक्वल नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है उनका अलाइनमेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसको बोला जाता है एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में ये कहते हैं कि इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनमें अनइक्वल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। इसको बोला जाता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। इससे पहले आपको एक बात बतानी थी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो 2 प्रकार के मोशंस के कारण प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 2 फैक्टर्स के कारण होता है। एक होता है आपका ऑर्बिटल मोशन, एक होता है आपका ऑर्बिटल मोशन,
और दूसरा होता है आपका स्पिन मोशन। दूसरा होता है स्पिन मोशन, ये लीजिए, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन होता क्या है ये समझाता हूं। देखिए, यदि कोई एक एलिमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट, और इस मैग्नेटिक मोमेंट, ये कोई एक एलिमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा। इस एलिमेंट का ये ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहेगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहेगा। इस प्रकार लगातार घूमने से एक प्रकार का मोशन प्राप्त होगा, एक प्रकार का मोशन बनेगा जिसको बोला जाता है ऑर्बिटल मोशन। और इस ऑर्बिटल मोशन के कारण ही मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर निकल के आता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल पर तो घूमते ही रहता है लगातार, लेकिन साथ ही साथ अपने मीन पोजीशन पर भी ये घूमते रहता है, और अपने मीन पोजीशन पे घूमने के कारण इस प्रकार के मोशन को स्पिन मोशन कहा जाता है। तो ओवरऑल किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन मोशन। ये दोनों मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर निकल के आता है, जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप्ड होती है, चुंबकीय गुण प्राप्त होता है। एटम्स के केस में कहा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ही होता है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट में शो करता है। अब बात करते हैं कि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी सॉलिड के अंदर टोटल 5 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, टोटल 5 टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन। 5 प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्राप्त होता है, जिसमें से पहला है आपका पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक और पांचवा होता है फेरीमैग्नेटिक। आइए बात करते हैं पैरामैग्नेटिक के बारे में। पैरामैग्नेटिक के बारे में ये बोला कि यदि कोई सब्सटेंस जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड प्रेजेंट, देन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यदि आप इस प्रकार के सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाओ तो ये उनसे क्या होते हैं, ये उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिनके ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्थिति में रहता है, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। और जब कभी भी आप इस प्रकार के सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के करीब लेके जाते हो तो इनसे ये अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उनके पास नहीं जाते, क्योंकि इनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जब अनपेयर्ड रहेगा तो वो पेयर्ड होने के कंडीशन में आपके अट्रैक्ट होगा। अगर वो पहले से ही पेयर्ड है सारे इलेक्ट्रॉन, तो फिर कहां से वो पास में जाएगा, ये तो दूर चला जाएगा, यही कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं फेरोमैग्नेटिक ये जो होता है इस प्रकार का सब्सटेंस, इसके एग्जाम्पल है आपके निकिल, कोबाल्ट और आयरन। ये जो सब्सटेंस है ये होता है फेरोमैग्नेटिक। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत फास्टली, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत फास्ट अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उनके ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल होते हैं, वन डायरेक्शनल पे ही अलाइंड होते हैं और सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। तो बहुत फास्टली ये किसी अदर या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। इनमें परमानेंटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, जो आयरन है, निकिल, कोबाल्ट, इसमें परमानेंट पाया जाता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 3D, ये लीजिए इसका एग्जाम्पल, पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल क्रोमियम ले लीजिए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ठीक उसी प्रकार से हम और लिख सकते हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, सब इसके एग्जाम्पल हैं। डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर ले लीजिए डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल। डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉपर प्लस, कॉपर अपने +1 कंडीशन में हो जाएगा 3d10 4s0, तो कॉपर प्लस इज द एग्जाम्पल। उसी तरीके से सिल्वर प्लस भी हो जाएगा, ये लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक उसी प्रकार से एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करता हूं तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो प्रेजेंट तो होते हैं बट एक दूसरे से जस्ट अपोजिट अलाइन होते हैं, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू नहीं पाया जाता है, 0 होता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लेकिन और एक दूसरे के अपोजिट अलाइन होते हैं, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, समान संख्या में होते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को दूसरा रिजेक्ट कर देगा, ये लीजिए। लेकिन यहाँ पर पहले वाले का तो ये रिजेक्ट किया, दूसरे का ये रिजेक्ट किया, तीसरे का रिजेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये होता है टोटल 5 टाइप्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और इस प्रकार से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सॉलिड स्टेट का जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट करवा दिया है। आप अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए आज की क्लास यही रखते हैं। गुड डे एंड गुड बाय।